हेलो गाइस, वेलकम बैक। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू थैंक्स जिन्होंने मेरे लास्ट वीडियो के लिए मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया, स्पेशली मुझे कॉल कर। सो लेट्स गेट इनटू अ न्यू केस। तुम में से बहुत लोगों ने सुना होगा पुराने ज़माने में लोग कई देवी देवताओं के आगे बलि दिया करते थे। अब ये बलि ऑफकोर्स किसी जानवर की होती थी या किसी इंसान की होती थी, जिसे हम नर बलि कहते थे। आई नो सुनने में थोड़ा सा नॉर्मल लग रहा है क्योंकि ये हमने ऑलरेडी सुना हुआ है कि ऐसा होता था। बट क्या होगा अगर कोई इंसान अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन या पर्सनल एन्जॉयमेंट के लिए किसी इंसान का सर उसके धड़ से अलग कर दे। सुनने में काफ़ी स्कैरी लग रहा है, बट मैं बात कर रहा हूँ उस मानव नरभक्षी की जिसने एक नहीं दो नहीं पूरे 14 लोगों के साथ जो किया उसको सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। मैं बात करने वाला हूँ राजा कोलंदर की। उत्तर प्रदेश पुलिस का मानना है कि राजा कोलंदर एक शातिर दिमाग वाला अपराधी है। जो चुनाव जीतने पर विरोधियों ने फंसाया है, न उसका फिंगरप्रिंट हुआ है, न उसका डीएनए टेस्ट हुआ है। पत्रकार धीरेन्द्र सिंह की मौत के सिलसिले में पुलिस को एक डायरी मिली है। साल 2000, यूपी इलाहाबाद। सन 1920 यानी 1920 में एक न्यूज़ चैनल इस्टेब्लिश हुआ था आज, जिसमें एक चीफ रिपोर्टर काम करते थे, धीरेन्द्र सिंह। धीरेन्द्र सिंह अक्सर अपने रिपोर्टिंग के लिए लोकल या फिर कई बार उन्हें स्टेट के बाहर भी जाना पड़ता था रिपोर्टिंग के लिए। और धीरेन्द्र सिंह का जो फैमिली थी वो बिलो मिडिल क्लास फैमिली थी और बहुत ही अच्छे लोग और बहुत ही प्यारे लोग हुआ करते थे, बहुत ही मेहनती लोग थे। और धीरेन्द्र सिंह खुद भी बहुत मेहनती थे और दूसरों की हेल्प किया करते थे, जिसकी वजह से उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट थी उनके ऑफिस में भी। 14 दिसंबर सन 2000 धीरेन्द्र सिंह को न्यूज़ के सिलसिले में एक कॉल आता है और उसका पूरा पता लगाने के लिए धीरेन्द्र सिंह उन कॉलर्स के पास जाते हैं। पर 14 दिसंबर 2000 को अपना काम ख़त्म करने के बाद धीरेन्द्र सिंह घर वापस नहीं आते, जिसके बाद उनकी वाइफ को टेंशन होने लगती है और वो इस टेंशन में धीरेन्द्र सिंह को फ़ोन करती है रात को। बट धीरेन्द्र सिंह का जो फ़ोन है वो स्विच ऑफ आता है, जिसके बाद धीरेन्द्र सिंह की जो वाइफ है वो न्यूज़ आज तक जो रिपोर्टिंग ऑफिस था वहाँ पर कॉल करती हैं और उनसे पूछती हैं धीरेन्द्र सिंह के बारे में। जिसके बाद वो बताते हैं कि धीरेन्द्र सिंह को कई बार न्यूज़ के सिलसिले में आउट ऑफ टाउन भी जाना पड़ता था, तो हो सकता है उनको 2 या 3 दिन भी लग जाएं। बट ऐसा कभी नहीं हुआ था, क्योंकि धीरेन्द्र सिंह जब भी आउट ऑफ टाउन जाते थे वो हमेशा अपनी फैमिली मेम्बर्स को सबको बता के जाते थे कि मैं इतने बजे आ जाऊंगा या इस दिन आ जाऊंगा। पर उस दिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। सो धीरेन्द्र सिंह की जो वाइफ है वो ऑफिस वालों के कहने पर और आसपास बात करने पर वो थोड़ा वेट कर लेते हैं कि शायद 1-2 दिन रुक जाते हैं और 1-2 दिन बाद क्या पता जो धीरेन्द्र है वो काम करके वापस आ जाए। पर 16 दिसंबर सन 2000 जब धीरेन्द्र सिंह को ऑलमोस्ट 2 दिन हो जाते हैं और वो घर वापस नहीं आते, तो डरी हुई हालत में उनके बीवी और उनके बच्चे पास के पुलिस स्टेशन में जाकर उनकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं। और एक्चुअली धीरेन्द्र सिंह जिस गांव में रहते थे उस गांव का नाम था बैरी। और बैरी गांव एक्चुअली एक छोटा गांव था और छोटा गांव होने की वजह से वहाँ पर जितने भी लोग थे वो आपस में ऑलमोस्ट एक दूसरे को जानते थे। तो जब धीरेन्द्र सिंह गायब होते हैं तो पुलिस के पास जब मिसिंग रिपोर्ट लिखाई जाती है, और आपको बता दूं कि जो छोटे गांव थे वहाँ पर उस टाइम पर जो जितने भी वहाँ पर रिपोर्टर या ऐसे कोई न्यूज़ रिपोर्टर या ऐसे न्यूज़ चैनल पे जो काम करते थे उनका काफ़ी दबदबा होता था और काफ़ी उनकी रिस्पेक्ट भी की जाती थी। जिसकी वजह से जब धीरेन्द्र सिंह गायब हुए तो ये जो न्यूज़ थी ये आग की तरह पूरे गाँव में फैल गई थी, जिसके बाद जो पुलिस वाले थे उनके ऊपर भी एक तरीके से बहुत प्रेशर आ रहा था धीरेन्द्र सिंह को ढूंढने का। सो पुलिस के ऊपर काफ़ी प्रेशर बन चुका था और धीरेन्द्र सिंह को ढूंढते ढूंढते उन्होंने हर एक उस शख्स से बात करी जो धीरेन्द्र सिंह जिनको जानते थे या धीरेन्द्र सिंह जिनके कांटेक्ट में थे। और साथ ही साथ धीरेन्द्र सिंह को ढूंढते ढूंढते पुलिस को एक अजीब पैटर्न जो है वो सामने आया कि उसी महीने में तकरीबन 3 से 4 लोग इलाहाबाद के आसपास के इलाके में और भी गायब हुए हैं जिनकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई गई थी। और थोड़ा सा और इन्वेस्टिगेशन करने पर पता लगता है कि उसी साल में इलाहाबाद के आसपास के इलाकों में 12 से 13 जो मर्द हैं
वो गायब थे, जिनकी मिसिंग रिपोर्ट थी। सो ये जितने भी लोग थे, जितने भी 12-13 मर्द थे, इनकी जो लो प्रोफाइल या फिर आप कह लो कि काफ़ी मिडिल क्लास होने की वजह से या बिलो मिडिल क्लास होने की वजह से इनकी जो प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं की थी। सो पुलिस की भी अब मुश्किलें बढ़ती जा रही थी और पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि जितने भी ये मिसिंग रिपोर्ट्स हैं और जितने भी ये लोग गायब हुए हैं, इनके आपस में कोई ऐसा लिंक है जिसकी वजह से हमें कुछ क्लू मिल पाए। बट अदर दैन दैट कि सभी के सभी लोग जो हैं वो इलाहाबाद के ही हैं, वहीं के आसपास रहने वाले। इसके अलावा जो पुलिस के पास कोई भी लिंक नहीं था। सो 19 दिसंबर 2000 को ऑलमोस्ट जब 3 दिन हो गए थे, तो पुलिस ने सोचा कि अब जो है वो हमें कॉल लॉग जितनी भी हैं वो निकालनी पड़ेगी। तो जो इलाहाबाद पुलिस है उन्होंने धीरेंद्र सिंह की कॉल लॉग को चेक किया और एक बहुत ही अजीब चीज़ जो सामने आई, उनके सभी लॉग कॉल्स जो थे वो नॉर्मल थे, लेकिन उनका जो एक कॉल था जो कि 14 दिसंबर को किया गया था रात को 1 बजे, और उसके ठीक थोड़ी देर बाद 1 बजे वापस एक कॉल जो है रिसीव किया गया था। अब यहाँ पर टाइम इम्पॉर्टेंट क्यों है ये मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि जिस गांव में बैरी गांव में धीरेंद्र जी रहते थे, वहाँ के लोग जो है किसानी और मजदूरी करते थे, जिसके बाद वो बहुत ही जल्दी वहाँ पर थक हार कर सो जाते थे, तकरीबन 8 से 9 बजे। नॉर्मली लोग गांव में इतने बजे सो जाते हैं। सो कॉल लॉग चेक करने पर जब पता लगता है कि रात को 1 बजे कॉल करी गई है किसी नंबर पर, और वहाँ से थोड़ी देर बाद एक नंबर से जो है कॉल रिसीव भी हुई है, तो उसके बाद जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेट करती है और पता लगाती है उस रजिस्टर्ड नंबर का कि नंबर किसका है, जिसके बाद पता लगता है कि वो नंबर फूलन देवी का है। फूलन देवी पास के ही गांव में ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ती थी, जिसमें वो जीती भी थी, जिसकी वजह से वहाँ के बहुत सारे लोग उनको जानते थे और आसपास के लोग भी उनको जानते थे। तो जब पुलिस फूलन देवी के पास इन्वेस्टिगेशन के लिए जाती है और उनसे पूछती है कि क्या आप धीरेंद्र सिंह को जानते हैं, तो वो सीधा डिनाई कर देती हैं और वो मना कर देती हैं कि मैं इस नाम के किसी भी शख्स को नहीं जानती, पर हाँ शायद मेरे पति जो हैं वो इस नाम के किसी शख्स को जानते हैं। तो जो पुलिस है वो फूलन देवी के हस्बैंड के पास जाती है और उनसे पूछती है कि क्या तुम इस नाम के किसी शख्स को जानते हो, तो जिसके बाद वो बताता है कि हाँ ये मेरे मित्र हैं। और पुलिस जब इनसे पूछती है कि ये अभी थोड़े टाइम पहले गायब हुए हैं, तो वो उनको बताता है कि इनके गायब होने से 3 दिन पहले मेरी इनसे बात हुई थी और उसके बाद मेरी इनसे कोई बात नहीं हुई। जिसके बाद पुलिस जो है उसको थोड़ा सा अजीब लगता है ये सुनकर, और वो उस इंसान से उसका नाम पूछती है, जिसके बाद वो शख्स उनको अपना नाम बताता है, राम निरंजन। तो जब पुलिस राम निरंजन से बात करती है और उनको थोड़ा अजीब लगता है, तो वो थोड़े टाइम के लिए जो राम निरंजन के ऊपर नज़र रखने लगती है। बट राम निरंजन को अरेस्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि किसी का दोस्त होना या किसी का फ्रेंड होना ये कोई तरीका नहीं कि हम किसी को अरेस्ट कर लें, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। सो पुलिस के ऊपर जब ज़्यादा प्रेशर आने लगता है और आसपास के गांव जब ऐसा होता है कि धीरेंद्र सिंह की कोई खबर नहीं आ रही थी, तो पुलिस के ऊपर एक तरीके से प्रेशर बनने लगता है, जिसके बाद पुलिस के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता और वो जितनी भी मिसिंग रिपोर्ट्स थी उस साल के अंदर, जितने भी वो 12-13 लोग गायब हुए थे, सबकी फ़ाइलें जो होती हैं वो दोबारा से चेक करी जाती हैं अच्छे तरीके से, जिसके बाद एक एक करके नाम सामने आते हैं। सबसे पहला नाम आता है कालीचरण जी का, जो कि गार्ड की नौकरी करते हैं। दूसरा नाम आता है संतोष जी का, जो कि आसपास के गांव में टाटा सुमो चलाते थे। और तीसरा नाम आता है मोइन का, जो कि डार्क मैजिक करते थे, यानी कि काला जादू। सो सुनने में ये थोड़ा सा क्रीपी लगता है, बट ऐसे ही बहुत सारे और लोग थे जिनकी फ़ाइलें खुलती है, और ये जो नाम थे इन नामों के बीच में चेक किया जाता है, बट इनका आपस में कोई भी लिंक नहीं होता। बट इन सभी नामों के बीच में एक जो नाम होता है वो एक कॉमन होता है, और वो होता है राम निरंजन का। बट अगेन ऐसे किसी का दोस्त होने से हम किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि राम निरंजन इनको भी जानते थे। बट विदाउट किसी एनी प्रूफ या किसी सबूत के राम निरंजन को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। तो थोड़े टाइम बाद जब इन्वेस्टिगेशन और आगे पहुंचती है, तो पुलिस को एक और चीज़ जो है वो पता लगती है कि राम निरंजन ने
पुलिस से एक झूठ बोला था कि उसका नाम राम निरंजन, बट राम निरंजन का असली नाम जो है वो राजा कोलंदर था। साल 1962 इलाहाबाद। राम निरंजन का जन्म 1962 इलाहाबाद में एक कोल ट्राइब में हुआ और राम निरंजन जो है एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। थोड़ा बहुत उन्होंने जो भी पढ़ाई करी उसके बाद वो एक गवर्नमेंट ऑफिस में एक ड्राइवर का काम करते थे और वहाँ पर गाड़ी चलाते थे। ये सब होने के बावजूद भी राम निरंजन के पास एक महंगी ग्रीन कलर की सूमो कार थी। थोड़ा सा आपको राम निरंजन के नेचर के बारे में बताऊं तो राम निरंजन को शुरू से ही पावर का बहुत शौक़ था। वो एक पावरफुल आदमी बनना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने शादी के बाद अपनी बीवी का नाम गोमती देवी से चेंज कर फूलन देवी कर दिया था, क्योंकि फूलन देवी एक बहुत ही पावरफुल एक लेडी का जो नेम होता है वो साउंड करता है, जो कि जस्टिस के लिए जाना जाता है फूलन देवी को, जिसकी वजह से उसने अपनी बीवी का नाम गोमती देवी से चेंज करके फूलन देवी रख दिया। और इसके बाद जब उसके बच्चे हुए तो निरंजन जो राम निरंजन थे उनके 3 बच्चे हुए, जिनमें 2 लड़के और 1 लड़की थी। और इसका जो इनका भी नाम था राम निरंजन ने कुछ इस ऑर्डर में रखा: अदालत, जमानत और आंदोलन। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, बट राम निरंजन जो था वो चाहता था कि जो भी ये जो पावर है उसको एक पावर का फील वो शुरू से लेना चाहता था। इसलिए उसने अपने बच्चों का नाम आंदोलन, अदालत और ज़मानत रखा कि उसे हमेशा एक फ़ील हो कि ये सब चीज़ें उसके कंट्रोल में हैं। और साथ ही साथ उसके साथ एक और पावर है उसकी बीवी फूलन देवी, जिसकी वजह से उसको हमेशा उस पावर का जो फ़ील होता है वो हमेशा उसको होता था। और इसी वजह से उसने अपना नाम राम निरंजन से चेंज करके राजा रखा। राजा वो खुद को एक सम्राट की तरह अंदर से फील करता था, इसी वजह से उसने नाम अपना राजा कोलंदर रखा। एक्चुअली स्टार्टिंग में जब पुलिस ने प्रेशर दिया राजा कोलंदर के ऊपर तो उसने बोला कि मैं सिर्फ इनमें से धीरेंद्र को जानता हूँ, बाकी मैं कालीचरण, मोइन या संतोष इनमें से किसी को नहीं जानता। बट जब पुलिस ने थोड़ा और प्रेशर दिया तो उसके बाद जो राजा कोलंदर है या राम निरंजन कह लीजिए, उसकी जो हरकतें हैं वो थोड़ी सी और ज़्यादा वियर्ड होने लगी और ज़्यादा अजीब होने लगी। वो अजीब तरीके से बात करने लगा था, अजीब तरीके से उठने बैठने लगा था। और एक दिन जब पुलिस वालों ने बहुत ही ज़्यादा उसको प्रेशराइज़ किया और उससे पूछताछ की तो राजा कोलंदर ने बताया कि मैं आपको हर एक बात बताऊंगा, लेकिन उसके बाद भी आप मुझे अरेस्ट नहीं कर पाओगे। जिसके बाद जो राजा कोलंदर है उसको पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। जिसके बाद राजा कोलंदर सबसे पहले उनके सामने अपनी एक डिमांड रखता है। सो राम निरंजन एक अजीब सी डिमांड करता है पुलिस वालों से, जिसे सुनकर पुलिस वालों को भी बहुत अजीब लगता है कि ये कैसी डिमांड है। राम निरंजन का कहना था कि वह तुम्हें सब कुछ बताएगा, पर उससे पहले वो एक कुक्कर भर कर दाल पीना चाहता है। जिसके बाद पुलिस वालों ने सोचा कि ये क्या बोल रहा है, बट सोचने वाली बात ये थी कि 14 लोगों की डेथ हो चुकी थी और उसके बाद ये सब जो चीज़ें हो रही थी, तो पुलिस वालों ने सोचा कि चलो ठीक है, इसकी डिमांड को पूरा करते हैं। वो पुलिस वालों को कहता है कि नहीं, तुम सामान लेकर आओ, दाल मैं यहाँ खुद बनाऊँगा। जिसके बाद वो पुलिस वालों को सामान लेने भेजता है और उसको उस पावर का जो वो फील हो रहा होता है कि जो पुलिस है उसके कंट्रोल में है, जो कि वो शुरू से ही ऐसा सब कुछ चाह रहा था कि सब कुछ जो है उसके अंडर कंट्रोल रहे या उसके पावर के मुताबिक हो। सो एक कटोरा दाल पीने के बाद वो पुलिस वालों को बोलता है कि अब तुम जो है गाड़ी निकालो और हम यहाँ के पास के एक जगह नैनी वहाँ पर चलेंगे। सो पुलिस जो है ये सब होने के बाद राम निरंजन को अपनी गाड़ी में बिठाती है और वहीं पास के एक इलाके जिसका नाम नैनी होता है, वहाँ पर एक पिग फार्म हाउस होता है जहाँ पर राम निरंजन उनको लेके जाता है और उनको कहता है कि आप यहीं रुको। उसके बाद जब पुलिस वाले वहाँ पर आते हैं तो पूछते हैं उससे कि ये कौन सी जगह है। तो जो कई पुलिस वाले होते हैं कि ये उनको लगता है कि हमें बहकाने की कोशिश कर रहा है, तो पूछते हैं कि ये तो पिग फार्म है या यहाँ पर क्या है। तो उसके बाद राम निरंजन बोलता है कि ये कोई पिग फार्म नहीं है, ये राजा कोलंदर की अदालत है, जो कि सुनने में फिर से एक बहुत ही अजीब सा साउंड करता है। सो जब राम निरंजन उनको ये बताता है कि ये राजा कोलंदर की अदालत है और पुलिस वालों को जब ये इंसाफ और जस्टिस की बातें करता है तो पुलिस वालों को थोड़ा अजीब लगता है और उनको लगता है कि हमें बहकाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर कोई भी एविडेंस नहीं है। बट उसके थोड़ी देर बाद
राम निरंजन उनको बोलता है कि रुको, और वो अंदर जाता है और वहाँ से एक कट्टा निकाल के लाता है और उस कट्टे में हाथ डालता है, और वो जब बाहर निकालता है तो उसके हाथ में एक खोपड़ी होती है और वो पुलिस वालों को देता है, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन करने पे पता चलता है कि वो खोपड़ी काली चरण की थी। तो गाइस, ये सब होने के बाद पुलिस को ये चीज़ तो कंफर्म हो जाती है कि इन 14 लोगों की जो डेथ है वो इसके पीछे राजा कोलंदर का ही हाथ है। जिसके बाद पुलिस वाले राजा कोलंदर को पकड़ लेते हैं अच्छे से, ताकि ये कहीं भाग ना पाए। बट राजा कोलंदर जो बिल्कुल फेयरलेस था, उसको बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, क्योंकि वो यही सोचता था कि ये राजा कोलंदर की अदालत है। उसके बाद पुलिस वाले थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करते हैं अपने फार्म हाउस में इधर उधर, तो उनको एक पेटी मिलती है। उसके बाद वो उस पेटी का ताला तोड़ते हैं, जिसके अंदर से उनको एक डायरी मिलती है, और उस डायरी में उन 14 लोगों के नाम लिखे हुए थे, जिसमें पहला नाम कालीचरण का था और सबसे आखिरी नाम धीरेंद्र सिंह का था। इसके बाद जो पुलिस है वो उसको पूछती है कि बाकी की जो डेड बॉडीज़ हैं या बाकी के लोग कहाँ पर हैं। तो जो राजा कोलंदर है वो ऐसे पॉइंट आउट करता है ज़मीन की तरफ, जिसके बाद पुलिस जो है वहाँ पर खुदाई करना चालू करती है और उनको वहाँ पर और बहुत सारी खोपड़ियाँ मिलती हैं। सो गाइस, वो जो खोपड़ियाँ थी, उन खोपड़ियों पे, कई खोपड़ियों पर जो राजा कोलंदर है उसने कलर भी किया हुआ था। सो पुलिस के पूछने पर उसने बताया कि इससे उसको पहचान रहती थी। जैसे जो कालीचरण की खोपड़ी थी उस पर उसने काला कलर किया था, और कई खोपड़ियों पर उसने उनका नाम भी लिखा हुआ था जिनको वो मारता था, और एक तरीके से ये उसके लिए अचीवमेंट होती थी, वो ऐसा बताता था। और जब इन्वेस्टिगेशन होती है और राजा कोलंदर से पूछा जाता है कि तुम उनको कैसे मारते थे, तो उसने बताया कि इन सभी का जो मैं पैटर्न था वो सेम रखता था। इन सभी की जो बॉडीज़ थी उनको एक ही तरीके से डिसमेंटल करता था। सबसे पहले वो बॉडी का सर उसके धड़ से अलग करता था, और उसके बाद में उसका लिंग काट दिया करता था। लिंग मतलब उसके बाद वो बॉडी को उसी हालत में फेंक देता था, और ताकि किसी और को उसकी पहचान ना हो पाए। और जो धड़ था, जो सर था, वो उसको अपने साथ घर ले आता था। पुलिस ने जब चेक किया कि ये जो एविडेंस है मेनली तो वो अपने घर पे ही ले आता था, और पता करने पर उससे पूछा कि भाई तुम ऐसा क्यों करते थे। जिसके बाद राजा कोलंदर ने बताया कि जो ज्ञान है वो दुनिया का सबसे बड़ा धन होता है। राजा कोलंदर का मानना था कि ज्ञान सबसे बड़ा धन होता है दुनिया का, तो वो इसीलिए उससे जितने भी ज़्यादा ज्ञानी, जितने भी लोग थे, जितने भी ज़्यादा उससे स्मार्ट लोग थे, उनको देखकर वो बहुत ज़्यादा जलता था। तो जब उसकी सबसे पहले मुलाकात कालीचरण से होती है, तो कालीचरण उससे बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगता है उसको, जिसकी वजह से जो राजा कोलंदर है उसको बहुत जलन होने लगती है। जिसके बाद वो उससे दोस्ती करता है, और दोस्ती करने के बाद वो उसे अपने पिग फार्म हाउस पे बुलाता है, और वहाँ पर कालीचरण को जान से मार देता है। जिसके बाद वो कालीचरण का जो सर है उसके धड़ से अलग करता है, और उसके लिंग काट कर उसकी बॉडी को वहीं पर ही दफना देता है, और उसका सर जो है वो घर ले आता है। तो जब पुलिस ने पूछा कि तुम घर लाकर सर का करते क्या हो, तो दैट वाज शॉकिंग कि उसने बताया कि वो एक कुकर में सर रखकर उसका सूप बनाकर वो पीता था। जिसके बाद उसको ऐसा लगता था कि उसका जितना भी ज्ञान है अगले इंसान का, वो उसके अंदर आ रहा है। स्टार्टिंग में जब राजा कोलंदर ने बताया कि ऐसा वो नहीं करना चाहता था, बट जब उसने उस खोपड़ी का सूप बनाकर पिया, कालीचरण की खोपड़ी का, तो उसको फील हुआ उस ज्ञान का, उस बुद्धि का जो उसके अंदर आ रही थी। तो ये जो पैटर्न था उसने चालू रखा, जिसके बाद उसने संतोष को और मोइन को इसी तरीके से मारा। बट अगर हम अपने केस पर वापस आएँ, तो शुरू हुआ था धीरेंद्र सिंह के आसपास से। तो जब पुलिस ने पूछा कि धीरेंद्र सिंह की बॉडी कहाँ पर है, तो राजा कोलंदर ने बताना शुरू किया कि धीरेंद्र सिंह को उसके बारे में पता लग चुका था, और वो न्यूज़ के ज़रिए इस चीज़ को सभी के सामने फैलाना चाहता था। जिसके बाद राजा कोलंदर ने धीरेंद्र सिंह से थोड़ी दोस्ती बनाई, और उसके बाद उसे भी अपने पिग फार्म हाउस पर बुलाया, और अपने साले की हेल्प से उसने पीछे से जो धीरेंद्र सिंह के सर पे उसने शूट किया, और उसके बाद धीरेंद्र सिंह की वहीं पर मौत हो गई। पर पुलिस ने जब पूछा कि धीरेंद्र सिंह की बॉडी कहाँ पर है, तो उसके बाद उसने बताया कि जो धीरेंद्र सिंह है उसकी बॉडी को भी सेम उसने ऐसे ही डिसमेंटल किया। धीरेंद्र सिंह के सर को उसकी बॉडी से अलग किया, और उसकी बॉडी को किसी खेत में ले जाकर
पहले उसका लिंग काटा और वहीं पर गाड़ दिया। उसके बाद में जो उसका सर था धीरेंद्र सिंह का, उसको एक पॉलीथीन के अंदर बांधकर एक किसी नदी के अंदर फेंक दिया। ऑल्सो जब ये राजा कोलंदर से पूछा गया कि तुम ऐसा क्यों करते थे, तो उसने बताया कि जितना भी ज्ञान और जितनी भी बुद्धि थी वो सर में होती थी, जिसकी वजह से वो उसका सूप बना के पिया करता था, और बॉडी जिसका कोई काम नहीं होता था इसलिए बॉडी को वो ऐसे ही फेंक दिया करता था। सो ये जो केस था ये जब मीडिया में आया और ये मीडिया में इतना ज़्यादा उछाला गया, और उसके बाद में जब लोगों को पता लगना चालू हुआ और अलग अलग तरीके से मीडिया में इसको नाम दिया जा रहा था, कोई नरभक्षी बता रहा था, कोई भेड़िया बता रहा था, कोई दाना बता रहा था, जिसके बाद ये भी बताया जा रहा था कि अपने बच्चों को संभाल के रखें, एक नरभक्षी जो है वो खुलेआम घूम रहा है। तो इसके बाद जो होता है वो कोर्ट में जब ये केस जाता है और कोर्ट में जब पूरी तरीके से एविडेंस कहीं सामने नहीं आ पाते तो खिंचते खिंचते इस केस को ऑलमोस्ट 10-11 साल हो जाते हैं। और सन 2012 में जब पुलिस इस पूरी इन्वेस्टिगेशन पर पहुंचती है और कोर्ट अपना फ़ैसला सुनाती है, वो देखते हैं कि जब वो डायरी में उसने उनके नाम लिखे हुए हैं और पूछताछ करते हैं, जिसके बाद राजा कोलंदर जो है वो डिनाई कर देता है इस बात से कि मैंने इन लोगों को मारा है, और उसको झूठे इल्ज़ाम में फंसाया जा रहा है। जिसके बाद जो पुलिस भी है वो हरकत में आती है और वो बोलती है कि ये झूठ बोल रहा है, और राजा कोलंदर जो है वो भी इस बात पर अड़ा रहता है कि नहीं, इस चीज़ की अच्छे से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ इनके डीएनए जो सैंपल है उनकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या प्रूफ है कि उसी ने उन लोगों को मारा है। हालांकि उसने डायरी में सब कुछ लिखा हुआ था, बट एक अलग सनकीपनी की वजह से उसके बाद जब ये केस आगे बढ़ता है तो जो कोर्ट है वो हियरिंग देती है, और उसके बाद राजा कोलंदर को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। और अभी भी जो है राजा कोलंदर उसको उम्र कैद है और वो जेल के अंदर ही है। सो गाइज़, ये मेरा सेकंड केस था और डेफिनेटली इस पर मुझे काफ़ी वर्क करना पड़ा, और जितने भी एविडेंस, जितने भी मैंने बातें करी हैं वो सब मीडिया के अकॉर्डिंग और पुलिस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग और अखबारों में जो छपा था उसके अकॉर्डिंग जो है मैंने आपको बताया है। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए, और नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे एक न्यू केस के साथ। थैंक यू।